बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9168 कोड की जो बुक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ वुमेन राइट इन इस्लाम, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से ऑनवर्ड हम इस बुक पर एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इस बुक के हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ साथ मैं इस बुक के गेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करता रहूँगा। साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे ना सिर्फ आपकी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बल्कि आपको ये बुक जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी, क्योंकि ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से BS के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाई जाती है। BS लेवल पर ज़्यादातर BS जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ जो है ना उसमें ये बुक ज़्यादा पढ़ाई जाती है। मतलब ख़वातीन के हवाले से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस्लाम के अंदर वुमेन राइट क्या हैं, जो औरतों के हकूक़ हैं वो इस्लाम में क्या हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो इसलिए वुमेन को भी पता होना चाहिए कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से उनका क्या रोल है, या इस्लाम के अंदर उनके क्या राइट्स हैं, और बाकी जो सोसाइटी है उनको भी पता होना चाहिए कि वुमेन के क्या राइट्स हैं। तो इसलिए ये बुक जो है ना ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपने इन लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। फोकस के साथ एक दफ़ा ये लेक्चर देख लेंगे ना, और एक दफ़ा अपना जो टॉपिक है लेक्चर के बाद एक बार बस आपने रिवाइज कर लेना है, इंशाल्लाह वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। मैं आपको की पॉइंट्स जो है ना वो बनवाऊँगा, आपने बस वो पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, उनको ज़हन नशीन कर लेना है, और पेपर में अपने वर्ड्स के अंदर, अपने अल्फाज के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो 3 क्रेडिट आवर्स की ये बुक है, टोटल इसके 9 यूनिट्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसका यूनिट नंबर 1 जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और यूनिट नंबर 1 है ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से आपका सिलेबस जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स की डिग्निटी यानी उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त और उनके राइट्स, उनके हकूक़। अब सबसे पहले तो डिग्निटी की बात कर लेते हैं। ह्यूमन डिग्निटी, द टर्म ह्यूमन डिग्निटी इज़ टू नो योरसेल्फ, ये हेडिंग है ह्यूमन डिग्निटी। इसके बाद वो कहता है कि ये जो टर्म है ना ह्यूमन डिग्निटी, इसका मतलब है टू नो योरसेल्फ। इंसानी वक़ार का मतलब है अपने आप को पहचानना, अपने आप को नो यानी जानना, पहचानना। योर रियल वर्थ, अपनी असल कीमत, इसको पॉइंट बना लीजिएगा बेशक, अपनी असल कीमत एंड वैल्यू, और आपका असल मकाम और असल कीमत आपकी। योर पोजीशन इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तख्लीक में अपनी हैसियत, आपकी पोजीशन। योर रोल ऑन दिस अर्थ, ज़मीन पर अपना किरदार, आपका किरदार ज़मीन पर। एंड टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना या जानना। टूवर्ड्स योर सेल्फ, आपकी अपनी जिम्मेदारियां यानी अपने लिए क्या हैं। योर फैमिली, आपके ख़ानदान के लिए। टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरे इंसानों के लिए। एंड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और पूरी दुनिया के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, और पूरी दुनिया के लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्थी और ऑनरेबल, वर्थीनेस वर्थ, नोबलनेस एंड एक्सीलेंस ड्यू टू बीइंग अ ह्यूमन। सादा अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि इंसानी वक़ार वो क्वालिटी है, वो खूबी है जो इंसान को अज़मत, इज़्ज़त, शराफ़त, ये सारी चीज़ें जो है ना इसका मुस्तहिक़ बनाती है, सिर्फ़ इसलिए ड्यू टू बीइंग अ ह्यूमन, कि वो इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना इज़्ज़त, शराफ़त, अज़मत, ये सारी चीज़ें जो है ना इसका मुस्तहिक़ बनाती है। ये एक ऐसी खूबी है डिग्निटी। ठीक है, अब डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन डिग्निटी, इसको आप सादा अल्फाज में अपने अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत आसान है। ह्यूमन डिग्निटी इज़ टू नो योरसेल्फ, या इट मीन्स टू नो योरसेल्फ, योर रियल वर्थ, योर वैल्यू, योर पोजीशन इन क्रिएशन ऑफ अल्लाह, योर रोल ऑन दिस अर्थ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड योरसेल्फ, योर फैमिली, योर टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, एंड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। ठीक है, ये ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। ह्यूमन राइट्स रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज हैविंग यूनिवर्सल राइट्स और स्टेटस regardless of legal jurisdiction or other localizing factors such as ethnicity, nationality and sex। अच्छा, ह्यूमन राइट्स या इंसानी हकूक, इसका मतलब है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैविंग यूनिवर्सल राइट्स, यानी हर इंसान के, हर ह्यूमन बीइंग्स के कुछ
यूनिवर्सल राइट्स हैं, कुछ हकूक होते हैं, बुनियादी हकूक होते हैं हर इंसान के, जो उसको लीगल जुरिडिक्शन, कानूनी हैसियत, एथनिसिटी, नस्ल, नेशनैलिटी, कौमियत या सेक्स या उसके जिनस से बालातर होकर, रिगार्डलेस, बालातर होते हैं। मतलब क्या है इंसानी हकूक का? इंसानी हकूक का मतलब है कि हर इंसान के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ हकूक होते हैं बुनियादी, जो कि कानूनी हैसियत, कौमियत, नस्ल, जिनस से बालातर होते हैं। ह्यूमन राइट्स आर कंसेप्चुअलाइज्ड एज बेस्ड ऑन इनहेरेंट ह्यूमन डिग्निटी। ये इंसानी वकार या इंसानी इज्जत की बुनियाद पर बनाए गए हैं। ये वाले जो हकूक है ना, ह्यूमन राइट्स, इंसानी इज्जत या इंसानी वकार की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। रिटेनिंग देयर यूनिवर्सल एंड इनलाइनेबल करेक्टर। एक तो ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी पूरी दुनिया पर सारे इंसानों के लिए होते हैं, और इनलाइनेबल होते हैं, यानी ये किसी भी हालत में छीने नहीं जा सकते। इनलाइनेबल का ये मतलब है। ठीक है जी, सादा अल्फाज में ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? हर इंसान के कुछ राइट्स होते हैं जो कानूनी हैसियत या उसकी कौमियत, उसका नस्ल, उसके जिनत से बालातर होते हैं, रिगार्डलेस होते हैं, और ये ह्यूमन डिग्निटी की बेस पर बनाए जाते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, और इनलाइनेबल करैक्टर होता है इनका, यानी ये किसी भी हालत में छीने नहीं जा सकते। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप स्टडी करें। यहाँ पे है आप अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, यूनाइटेड नेशंस का। अपॉल्ड बाय द बर्बरिज्म ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम की जुल्म बर्बरियत के बाद, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली है, उसने 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसकी मंजूरी दे दी। और इसमें कहा गया, रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल इनलाइनेबल राइट्स ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं। एक है डिग्निटी, इनहेरेंट डिग्निटी यानी इज्जत, वकार, एंड द इक्वल एंड इनलाइनेबल राइट्स, और हकूक, मसावी और नाकाबिल तनसीख, यानी जो ख़त्म ना किए जा सकते हों, छीने ना जा सकते हों, मनसूख ना किए जा सकते हों। इक्वल, बराबर, और इनलाइनेबल हकूक किसके? ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली, यानी इंसानों के, तमाम इंसानों के बराबर हकूक, और ना छीने जाने वाले हकूक, और उनका वकार, इसको पहचानना, रिकॉग्निशन, इसको पहचानना यानी इसको तस्लीम करना, रिकॉग्नाइज करना, इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के अंदर आज़ादी, इंसाफ और अमन की बुनियाद है, फाउंडेशन है, बुनियाद है, बेस है। ये इसके अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कहा गया, यानी एक एलामिया जारी किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। इस सारी जो बर्बरियत थी, जो जुल्म हुआ सेकंड वर्ल्ड वार में इंसानों पर, उसके बाद उन्होंने ये एलामिया जारी किया कि इंसानी वकार, उनके मसावी हकूक और ना छीने जाने वाले हकूक जो हैं इंसानों के, उनको पहचानना, उनको तस्लीम करना, यही आज़ादी, इंसाफ और अमन की बुनियाद है दुनिया के अंदर। और ब्रैकेट के अंदर उसने हवाला दिया पेम्बल टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यानी 1948 के अंदर ये जो एलामिया जारी किया गया ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उस से पेश लफ्ज़ है, यानी उसमें से ये लिया गया है। वाइल नॉट लीगली बाइंडिंग, अब ये जो एलामिया है ना, ये कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल तो नहीं था। इट अर्ज्ड member nations to promote a number of human, civil and economic and social rights, asserting these rights are part of foundation of freedom, justice and peace in the world। लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक जो थे ना, जो मेंबर थे, मेंबर नेशंस मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज थी, इस डिक्लेरेशन ने, इस जो एलामिया है, इसने प्रमोट किया, यानी उनको इसने इस बात पर आमादा किया कि वो अपने यहाँ इंसानी, समाजी, शहरी, इकोनॉमिक, माशी और समाजी हकूक़ का एहतराम करें, और यही दुनिया के अंदर आज़ादी, इंसाफ और अमन का बुनियाद है। अच्छा, इस डिक्लेरेशन के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने दो अहम कानूनी मुआहदे भी किए इन 1966 एंड 1976, एक 1966 में और एक 1976 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने दो अहम कानूनी मुआहदे किए। सबसे पहला 1966 के अंदर था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
ये 1966 के अंदर था। दूसरा 1976 के अंदर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स केम इनटू फोर्स, यानी ये बनाए, ये उसने मंजूर किए। With the Universal Declaration of Human Rights, these documents form the International Bill of Rights. अब ये दोनों एलामिये, ये दोनों मुआहदे और वो पिछला जो 1948 वाला एलामिया हमने पढ़ा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर हम इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, यानी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहलाता है ये वाले दोनों कोवेनेंट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और ऊपर वाला 1948 वाला जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल दीज थ्री collectively known as International Bill of Rights. With the exception of the non-deformable human rights, the four most important are, अब चार बुनियादी हकूक ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, नॉन डिफॉर्मेबल हैं, जो कि ना छीने जा सकते हैं ना ख़त्म किए जा सकते हैं। सबसे पहले है द राइट टू लाइफ, ज़िंदगी का हक, ये आप नहीं छीन सकते, नहीं ख़त्म कर सकते, पहला बुनियादी हक है। दूसरा है द राइट टू बी फ्री फ्राम स्लेवरी, ग़ुलामी से आज़ादी का हक। तीसरा है राइट टू बी फ्री फ्राम टॉर्चर, तशद्दुद से आज़ादी का हक। और चौथा है राइट टू बी फ्री फ्राम रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन ऑफ पेनल लॉज, यानी पीछे से सज़ा देने का हक। ये चार किस्म के ऐसे राइट्स हैं जो नॉन डिफॉर्मेबल हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, ह्यूमन राइट्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद यूएन रिकॉग्नाइज्ड, यानी यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइजेज दैट ह्यूमन राइट्स कैन बी लिमिटेड और इवन पुश्ड असाइड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अक़वाम मुत्तहिदा ये मानती है, ये बात रिकॉग्नाइजेज, यानी वो मानती है, एग्री करती है इस बात से कि नेशनल इमरजेंसी की सूरत में, कौमी हंगामी सूरत हाल की सूरत में, आप कुछ राइट्स को, ह्यूमन राइट्स जो है ना, कुछ उनको लिमिटेड कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं, या इवन पुश्ड असाइड, या उनको साइड पे भी हटा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की सूरत में। ऑल्दो द इमरजेंसी मस्ट बी एक्चुअल, शर्त यह है कि वो इमरजेंसी जो है हकीकी होनी चाहिए, एक्चुअल हो, अफेक्ट द होल पॉपुलेशन, इसके बाद वो पूरी आबादी उससे मुतासर हो रही हो, एंड थ्रेट मस्ट बी टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द नेशन, और पूरा जो मुल्क है, मुल्क कौम की सलामती को ख़तरा हो, तो उस सूरत हाल में आप ह्यूमन राइट्स को महदूद कर सकते हैं या पुश असाइड कर सकते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन इस बात को भी तस्लीम करती है कि कौमी जो इमरजेंसी है ना, उस सूरत में आप कुछ राइट्स को लिमिटेड कर सकते हैं या उनको पुश्ड असाइड कर सकते हैं, और शर्त यह है कि वो इमरजेंसी आपकी एक्चुअल हो, उससे होल पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही हो, और आपकी जो नेशन है उसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो, तो उस सूरत में आप ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लिमिटेड कर सकते हैं या पुश्ड असाइड कर सकते हैं। इसके बाद हैं जी इंटरनेशनल बॉडीज़, यानी बैनुल अक़वामी इदारे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं, बैनुल अक़वामी इदारे। The UN has set up a number of bodies to monitor and study human rights under the leadership of UN High Commissioner for Human Rights. अच्छा, यूनाइटेड नेशन जो है ना, अक़वाम मुत्तहिदा, उसने इंसानी हकूक़ की निगरानी के लिए, टू मॉनिटर एंड स्टडी ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ को समझने या पढ़ने और उनकी निगरानी के लिए उसने कई बॉडीज़ सेटअप की है, यानी उसने कई अदारे बनाए। अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, UNHCHR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उसकी लीडरशिप में। The International Covenant on Civil and Political Rights created an agency, Human Rights Committee, to promote the compliance with its norms. अच्छा, अब ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स था, ये जो मुआहदा था, इसके तहत यूनाइटेड नेशंस ने एक एजेंसी कायम की, ह्यूमन राइट्स कमेटी। इन मुआहदों पर अमल का जायज़ा लेने के लिए उसने ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाई। इसके बाद a modern interpretation of the original Declaration of Human Rights was made in Vienna Declaration and Program of Action adopted by the World Conference on Human Rights in 1993। 1993 के अंदर वेना डिक्लेरेशन ने, वेना डिक्लेरेशन, इसने इन मुआहदों की, इन हकूक़ की जदीद तशरीह की। ये वाले जो ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थे ना, इसको उसने मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की, यानी उसने मॉडर्न तरीके से इनको प्रेजेंट किया, ज़ाहिर किया, शो किया।
या दूसरे लफ्ज़ों में आप डिस्क्राइब किया भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन किया कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर बेसिकली आपने जो याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कई अदारे बनाए जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के तहत हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये वाला था, एंड सेकेंडली ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाई ताकि वो जो नॉर्म्स हैं उसकी कंपाइलेंस चेक की जा सके, इन मुआहदों पर अमल का जायज़ा लिया जा सके। और 1993 के अंदर विना डिक्लेरेशन ने इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स थी इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन जो है ना वो की। इसके बाद है जी रीजनल लेजिस्लेशन, इलाकाई कवानीन, रीजनल कवानीन इलाकाई। देयर आर आल्सो मैनी रीजनल एग्रीमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो कहता है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को गवर्न कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की निगरानी कर रहे हैं। इनमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स भी शामिल है, विच इज़ द ओनली इंटरनेशनल कोर्ट विद जुरिडिक्शन टू डील विद केसेस ब्रॉट बाय इंडिविजुअल्स रादर दैन स्टेट्स। तो वो कहता है कि ये वाहिद ऐसी कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल के केसेस डील करती है, स्टेट्स के केसेस की बजाय। इंडिविजुअल का मतलब है फर्दन फर्दन, जो एक एक बंदा लेकर आता है केसेस वो उसके साथ डील करती है, मतलब ना कि पूरे मुल्क के केसेस। द अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट, अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट ये भी एक अदारा है। इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ये है एक। सैरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और ईरान डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर। तो ये सारे अदारे जो है ना इनमें से दो चार के नाम आपने याद कर लेने हैं। तो ये रीजनल लेजिस्लेशन है, यानी इलाकाई कवानीन है। इलाकाई बुनियादों पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स को गवर्न करते हैं, यानी उसकी निगरानी करते हैं। इनमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट है, वाहिद कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल केसेस को डील करती है। इसके बाद यहाँ पे उसने एक टेबल भी दिया है, ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे उसने लिखी हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं यानी मुआहदे लिखे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर OAU है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, काउंसिल ऑफ यूरोप, तो और भी यहाँ पे ढेर सारी हैं। इसके अलावा यहाँ पे उसने इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं यानी जो मुआहदे हैं, अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल राइट्स, अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, और इस तरह यहाँ पे भी हैं ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, सैरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। ये एक डिक्लेरेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, मुआहदा है। और इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसी तरह ईरान डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर ये भी एक अदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वो आपको एक एक्टिविटी दे रहा है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द योर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपका ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक क्या कंसेप्ट है, यानी आपके नज़दीक इंसानी हकूक़ का तस्वर क्या है। कंपेयर इट विद यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसको जो आपने UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ा है उसके साथ कंपेयर करें, मुवाजना करें। तो ये एक जस्ट एक्टिविटी है, आपने थोड़ा बहुत इस पर सोचना है। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप ब्रीफ नॉलेज चाहते हैं तो आप रीडिंग कर सकते हैं इन टॉपिक्स की। आयशा शाहिद ने लिखा था 2004 के अंदर कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसी तरह गोपाल भार्गवा उसने ये इंट्रोडक्शन इन मीनिंग एंड सोर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स लिखा है। और नेक्स्ट वेब पेज है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। ये जो यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त एलामिया जारी किया था ना 1948 के ऊपर, इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपको एक वेब पेज भी मिल जाएगा, मतलब ये डिक्लेरेशन क्या था वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, ख़वातीन के हकूक़ और इंटरनेशनल लॉ यानी बैनुल अक़वामी क़वानीन। वुमेन्स राइट्स, ख़वातीन के हकूक़ इन इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी कानून में emerges today as an exciting, rapidly developing subfield of international human rights protection। ये एक अहम और तेज़ी से तरक्की पाने वाला शोबा है, यानी एक्साइटिंग एक बहुत अहम और रैपिडली डेवलपिंग सब फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का एक बहुत तेज़ी से तरक्की पाने वाला शोबा है। तो इसी सेंस के अंदर एक मुआहदा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW।
convention, C for convention, E for elimination, and D for discrimination, for all forms of all forms of discrimination against women। तो ये एक ख़ास किस्म का मुआहदा है जो ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ी सलूक के ख़ात्मे के लिए बनाया गया है। एलिमिनेशन कहते हैं ख़ात्मे को, और डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ी सलूक जो करते हैं ख़वातीन के साथ, मतलब ख़वातीन जो है ना वो कोई अलग मखलूक नहीं है, वो भी इंसान है, तो इसलिए उनके साथ कोई अलग सलूक नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसानों वाले राइट्स, ह्यूमन राइट्स उनके भी होने चाहिए। तो इस बेस पर ये CEDAW मुआहदा हुआ और यूनाइटेड नेशंस ने ये एलामिया जारी किया। इसके बाद इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई। द NGO फोरम इन 1995 के अंदर बीजिंग वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई, बीजिंग वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई 1995 के अंदर, एंड बीजिंग +5 इन 2000, और 2000 के अंदर 2000 के अंदर बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस हुई। एजेंडा फॉर प्रोपिगेटेड जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट एंड पीस इन 21st सेंचुरी। इन कॉन्फ्रेंसों का ये जो कॉन्फ्रेंसेस हुई 1995 के अंदर NGO फोरम पर, बीजिंग वुमेन्स कॉन्फ्रेंस और 2000 के अंदर बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस, इनका एजेंडा जो था यानी इनका जो मकसद था इन कॉन्फ्रेंसों का, फॉर प्रोपिगेटेड जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट एंड पीस इन 21st सेंचुरी। तो एक तो सिनफी बराबरी था, जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट तरक्की, और पीस अमन को फ़रोग देना, ये इनका एजेंडा था, ये इनका मकसद था 21st सेंचुरी, ख़ास तौर पर 21वीं सदी के लिए। 21वीं सदी के अंदर जेंडर इक्वलिटी, सिनफी बराबरी और पीस जो है उसको तरक्की देना, फ़रोग देना, ये इनका एजेंडा था इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। और मज़ीद वो कहता है कि मोर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर एलाबोरेशन के लिए, आप आयशा मदनी का ये जो है वुमेन राइट्स इशू इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आप कोई नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक SAQ है, एक क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस टू ड्राफ्ट अ स्पेशल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये भी आपने सर्च कर लेना, ये जस्ट एक एक्टिविटी है, पेपर के हवाले से इसका कोई वक़्त नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो है ना वो पहला टॉपिक कवर हो चुका है, और हमारे दो क्वेश्चन जो है ना वो इसमें एक्सप्लेन हो चुके हैं। एक तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हमने पढ़ा, फिर हमने राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पढ़ा। इन दोनों को हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमने क्रिटिकली एनालाइज किया वुमेन राइट्स कीपिंग इन व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अंडर हमने वुमेन राइट्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया है वुमेन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर वुमेन राइट्स क्या हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट भी इस पर ही है कि इस्लाम के अंदर औरतों के हकूक़ क्या हैं, ख़वातीन के हकूक़, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, आज के इस लेक्चर को यहीं पे ऐड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड या इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इजीली पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।